मैं कौशलेंद्र तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, शिक्षा शास्त्र विभाग, डीवीएस कॉलेज कानपुर। आज के शिक्षण का टॉपिक है प्रश्न कोश और सीसीई। सबसे पहले हम लोग प्रश्न कोश पर विचार करेंगे। प्रश्न कोश को अंग्रेजी में क्वेश्चन बैंक कहते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्वेश्चन बैंक अर्थात प्रश्न कोश क्या है। प्रश्न बैंक पहले से तैयार प्रश्नों का एक समूह होता है। प्रश्न बैंक किसी विषय अथवा प्रकरण की विभिन्न इकाइयों पर अनेक प्रश्नों को तैयार करके संग्रहित किया जाता है। प्रश्न बैंक के प्रश्नों का निर्माण विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है। अब हम देखेंगे कि प्रश्न कोश में शामिल प्रश्नों की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। प्रश्नों की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। सबसे पहले हम लेते हैं संवेदनशीलता को, फिर आती है वस्तुनिष्ठता, फिर बात करते हैं पक्ष आधारित, फिर सभी प्रकार के प्रश्न। अगला है निबंधात्मक व लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर लिखने की शब्द सीमा निर्धारित होनी चाहिए। उत्तर कुंजी भी लगी होनी चाहिए। प्रत्येक प्रश्न के अंक पूर्व से निर्धारित होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं प्रश्न बैंक के प्रकार की। किन किन आधार पर हम प्रश्न बैंक के प्रकार कर सकते हैं। सबसे पहले शिक्षण स्तर के आधार पर या शैक्षिक स्तर के आधार पर प्रश्न बैंक। शैक्षिक स्तर का मतलब है जैसे हाई स्कूल स्तर के आधार पर प्रश्न बैंक, या इंटरमीडिएट का बनाना चाह रहे हैं प्रश्न बैंक, या स्नातक स्तर का, या स्नातक में किसी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 किसी भी सेमेस्टर का हम प्रश्न बैंक बनाना चाह रहे हैं, या पीजी स्तर का प्रश्न बैंक बनाना चाह रहे हैं, ये सभी शैक्षिक स्तर में आ जाते हैं। दूसरा है विषय आधारित प्रश्न बैंक, कि किस विषय को हम आधार बनाएंगे प्रश्न बैंक का। इतिहास है, भूगोल है, शिक्षा शास्त्र है, इकोनॉमिक्स है, आदि आदि। तीसरा प्रश्नों के प्रकार के आधार पर। प्रश्न भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे मल्टीपल चॉइस, बहुविकल्पी प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ये सभी प्रश्नों के प्रकार हैं। इनके आधार पर भी प्रश्न बैंक का निर्माण किया जाता है। अब आते हैं प्रश्न कोश के निर्माण में कितने चरण या सोपान लगते हैं। सोपान 1, सबसे पहले हम प्रश्नों का नील पत्र ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। स्टेप 2 या सोपान 2 में प्रश्नों को लिखते हैं। तीसरे सोपान में प्रश्नों की छटाई आती है। चौथे सोपान में हम प्रश्नों को कार्ड पर लिखते हैं। पांचवें सोपान में हम कोडिंग करते हैं प्रश्नों की। छठवें और अंतिम सोपान में हम प्रश्नों का संग्रहण व नत्थीकरण का कार्य करते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न बैंक की आवश्यकता या महत्व की। क्या महत्व है। सबसे पहले पाठ्यक्रम से संबंधित विषय वस्तु के सभी बिंदुओं का समावेश करना। छात्रों द्वारा सभी प्रकरणों में अर्जित ज्ञान, बोध व कौशल का मूल्यांकन करना। तीसरा महत्व है शिक्षण प्रक्रिया के लिए सुलभ आधार उपलब्ध कराना। पाठ्य योजना के निर्माण में सहायता प्रदान करना। अगला है अध्यापक को प्रश्न पूछने के संबंध में सार्थक दिशा निर्देश प्रदान करना। अगला है प्रश्न पत्र निर्माता को प्रश्न पत्र निर्माण में सहायता प्रदान करना। प्रश्नों को कठिनाई स्तर व विवेदन क्षमता के आधार पर संग्रहित करना। अंतिम है प्रश्नों की वैधता और विश्वसनीयता को व्यवस्थित करना। अब आते हैं प्रश्न बैंक के लाभ पर। प्रश्न बैंक से क्या क्या लाभ होते हैं।
प्रश्न बैंक के कुछ प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं। समय की बचत होती है। अनुदेशनात्मक उद्देश्यों के लिए प्रश्नों का विवेकपूर्ण चयन किया जाता है। पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए प्रश्नों की उपलब्धता। विद्यार्थियों के स्वमूल्यांकन में सहायता मिलती है। पाठ को दोहराने के लिए भी इसका लाभ लिया जा सकता है। क्विज में भी इसका लाभ उठाते हैं हम लोग। अगला प्रश्न बैंक के दोष। नवीन प्रश्नों की रचना का अभाव। एक बार प्रश्न बैंक बन जाने के बाद उसमें नवीन प्रश्नों की रचना नहीं की जा सकती है। चिंतनशीलता व सृजनशीलता का अभाव। प्रश्न गाइड बुकों का बाजारीकरण। परीक्षाओं में प्रश्नों की पुनरावृत्ति। छात्र अध्यापक की प्रश्न बैंक पर निर्भरता। ये कुछ प्रमुख दोष हैं प्रश्न बैंक के। अब मेरा अगला टॉपिक है CCE अर्थात सतत और व्यापक मूल्यांकन। सतत और व्यापक मूल्यांकन असेसमेंट अर्थात आकलन की एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जिसे राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत अनिवार्य बना दिया गया। सतत और व्यापक मूल्यांकन। सबसे पहले हम CCE के लक्ष्य की बात करते हैं। इसके कुछ लक्ष्य इस प्रकार हैं। प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करना, बच्चों के तनाव को कम करना, मूल्यांकन को व्यापक और नियमित बनाना, निदान और उपचार के साधन प्रदान करना, वृहद कौशल वाले विद्यार्थियों का निर्माण करना। ये 5 CCE के लक्ष्य हैं। लक्ष्य के बाद आते हैं हम CCE के उद्देश्यों पर। CCE के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं। शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया को एक शिक्षार्थी केंद्रित गतिविधि बनाना, मूल्यांकन प्रक्रिया को शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग बनाना। अगला उद्देश्य है शिक्षार्थी के विकास, अधिगम की प्रक्रिया, अधिगम की गति और अधिगम के परिवेश के लिए समय पर निर्णय लेना। चौथा, आत्म मूल्यांकन के लिए विद्यार्थियों को अवसर प्रदान करना। ऐसे अवसर दिए जाएं विद्यार्थियों को कि वो अपना आत्म मूल्यांकन भी करते रहें। आखिरी उद्देश्य है निदान और उपचार के माध्यम से छात्र की उपलब्धि में सुधार के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया का उपयोग करना। उद्देश्य के बाद आते हैं हम CCE की विशेषताओं पर। CCE की विशेषताएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, मूल्यांकन की निरंतरता होनी चाहिए। व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास का मूल्यांकन होना चाहिए। सर्वांगीण मतलब उसके सभी पक्षों का मूल्यांकन होना चाहिए। शैक्षिक के साथ साथ सह शैक्षिक पहलुओं का मूल्यांकन होना चाहिए। रचनात्मक व योगात्मक दोनों प्रकार का मूल्यांकन होना चाहिए। अगली विशेषता है शिक्षण की प्रभावशीलता का पता लगाने में सहायक होना चाहिए। छात्रों की कठिनाइयों का पता लगाने में भी सहायक होना चाहिए CCE। अब आते हैं हम CCE के कार्य पर। पहला कार्य है प्रभावी शिक्षण की रणनीतियों को व्यवस्थित करने में सहायता करना। दूसरा है उपचारात्मक शिक्षण में सहायक होना चाहिए। तीसरा कार्य है सतत मूल्यांकन के माध्यम से छात्र अपनी शक्तियों और कमजोरियों को जान सकते हैं। अगला है CCE दृष्टिकोण और मान्यता प्रणाली में परिवर्तन की पहचान करने में मदद करना। अगला कार्य है शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में प्रगति पर जानकारी प्रदान करना। तो यहाँ पर शैक्षिक के साथ साथ सह शैक्षिक को कैरिकुलम कह लें, को एजुकेशन कह लें, सह शैक्षिक क्षेत्रों में भी प्रगति पर जोर दिया गया है। अब आते हैं CCE के पहलू पर। यहाँ 2 पहलू लिए हमने पहले उस स्लाइड में, शैक्षिक और सह शैक्षिक, जैसा कि ऊपर हमने अभी बात किया था। शैक्षिक के भी 2 भाग किए हैं, योगात्मक मूल्यांकन और रचनात्मक मूल्यांकन। फिर हमने मूल्यांकन के ये मॉडल प्रतिमान दिए हैं। अधिगम का मूल्यांकन, अधिगम के लिए मूल्यांकन, अधिगम के रूप में मूल्यांकन, 3 मॉडल।
इसके बाद हमने अधिगम और आकलन का चक्र बना के समझाने का प्रयास किया सीसी को। यहाँ पर हमने 3 चक्र बनाए हैं। पहले चक्र में शिक्षण, अधिगम और आकलन की योजना बनाना, किस तरह हम लेफ्ट से चले हैं। शिक्षण, अधिगम और आकलन प्रारंभ करना, अधिगम और आकलन की कार्यनीतियों की योजना बनाई जाती है, फिर संसाधनों को एकत्र करते हैं हम लोग, अधिगम के स्थान की व्यवस्था करना, फिर प्रोजेक्ट कार्य पे आते हैं, परियोजना कार्य या प्रोजेक्ट कार्य पर। उसके तहत दूसरे चक्र में कार्यस्थलों का भ्रमण करना, फील्ड विजिट, समूह जोड़ों में कार्य करना, व्यक्तिगत प्रस्तुति करना, अवलोकन करना या समय पर फीडबैक देना, लिखित कार्य करना या स्व आकलन करना, जोड़ों में कार्य करना, साथियों द्वारा आकलन करना, दृष्टांत दर्ज करना, रोजनामचा लॉगबुक भरना। तीसरे चक्र में हम लोग बच्चों को प्रदर्शन के बारे में चिंतन करना, प्रगति रिपोर्ट या प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाना, माता पिता अभिभावकों के साथ बच्चों की प्रगति के बारे में बातचीत करना, माता पिता या अभिभावकों और बच्चों के साथ मिलकर कार्य करना। ये 3 चक्र थे जो अधिगम और आकलन के चक्र कहलाते हैं। इसके बाद बच्चे की प्रगति को रिपोर्ट करने के लिए प्रस्तावित प्रारूप इस प्रकार दिया। पहली सामान्य प्रोफाइल है जिसमें हम शारीरिक स्वास्थ्य लेंगे और दिन, कार्य दिवस और उपस्थिति की बात करेंगे। उसके बाद हम विषयवार विवरण देंगे दूसरी प्रोफाइल में। यहाँ एक हमने एग्जाम्पल देके समझाया है। विषय जैसे पर्यावरण अध्ययन लिया है जो सबके लिए लगभग जरूरी हो जाता है, हर विषय, हर स्ट्रीम, हर संकाय के विद्यार्थियों के लिए। सीखने के प्रतिफल दिखाए हमने। फिर कार्य प्रदर्शन के स्तर या उपलब्धि का स्तर देखो, बांटा 3 तिमाहियों में, तिमाही फर्स्ट, तिमाही सेकंड, तिमाही थर्ड, उनको भी 3-3 भागों में बांटा यूनिट वाइज। उसके बाद नीचे प्रोफाइल में हमने उनका निष्कर्ष दिखाया है। कार्य प्रदर्शन के स्तर दिखाए हैं, स्तर 1, स्तर 2, स्तर 3। इसके बाद कुछ किताबें कोड की हैं जिनकी मदद से आप जो है और बेहतर घर पे स्वाध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद सुनने के लिए और अपना समय देने के लिए।